हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बायो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सेल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बायो के अंदर अगर हम बात करें तो मोटे मोटे ऐसे 4-5 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से सेल जो है वो पहले नंबर पर आता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से हमको टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। इस टॉपिक पे मैंने लगभग 100 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जिनकी आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। ये 100 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे, पर उससे पहले इस टॉपिक को हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से फोकस होकर इस लेक्चर को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो इस लेक्चर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल क्या होता है, सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो अब बेसिक एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे, सेल के प्रकार की बात करेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये जो सेल होती है इस सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेल जो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है जिसे सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब सेल के भी छोटे छोटे अंगों को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सेल डिवीज़न को हम पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सेल की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा शरीर जो होता है, ह्यूमन बॉडी ले लो चाहे प्लांट बॉडी ले लो, उसकी सबसे छोटी आधारभूत इकाई जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। और जीव जो होता है या फिर प्लांट जो होता है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जीवन की आधारभूत इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी सेल से मिलकर ही बनी होती है। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है, मतलब टिश्यू बोला जाता है। वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान हुई है उनके समूह को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला, टिश्यू बोला। यही ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू जो है आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। और एक समान काम करने वाले अंगों मतलब उनके समूह को क्या बोला जाता है, ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर जो है वो बनता है। तो सेल क्या हो गई फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी की एक आधारभूत इकाई हो गई, यूनिट हो गई। ठीक है, जिससे हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। तो क्लियर हुआ आपको ये चीज। आगे बात करते हैं साइटोलॉजी की, कोशिका विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे जीवन की सबसे छोटी जीवात्मक मतलब बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती हैं वो होती हैं सेल। अब ऐसे जीव जो कि सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक कोशीय जीव बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वहीं ऐसे जीव जो कि एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बहुकोशीय जीव बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक कोशीय जीव के एग्जाम्पल जैसे कि हो गए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशीय जीव के एग्जाम्पल हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशीय जीव के एग्जाम्पल क्या हो गए, प्लांट हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाले जीव हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि कोशिका या फिर मृत कोशिका सेल या फिर डेड सेल की खोज किसने करी है। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी है। कैसे याद रखेंगे, देखिए हुक दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हमने क्या करा है, कोशिका को टांग दिया। तो हुक पे किसको टांगा हमने, कोशिका को, सेल को टांग दिया। तो ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई। तो कभी भी आपसे पूछे कि सेल की खोज किसने करी है तो आपको हुक नजर आएगा जिसपे सेल को हमने टांग रखा है। तो हुक से आपको क्लियर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमारे देखिए सजीव कोशिका, जीवाणु या फिर शुक्राणु की बात करें तो उसकी खोज किसने करी है, 1674 में एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने करी है। ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने सेल के बारे में बेसिक डिटेल कवर करी है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की, कोशिका के प्रकार। तो दो टाइप की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये एक कोशीय प्राणी जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें पाई जाती है। वहीं यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये बहुकोशीय प्राणी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती हैं। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, पहले हम इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इनके बीच में अंतर समझेंगे। और अंतर से ही काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बैक्टीरिया,
नीलहरित शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब इसके अंदर आती है। ठीक है, तो पहले एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इन दोनों के बीच में अंतर को भी समझेंगे। बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सेल जो होती है किन किन कोशिकांग मतलब ऑर्गेनल से मिलकर बनी होती हैं, मतलब सेल के जो छोटे छोटे अंग होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, उनको हमको डिस्कस करना है, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं एक सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी भैया किसने दी थी। तो सेल थ्योरी जो है ये दी थी श्लाइडेन और स्वान ने 1838-1839 में इन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। उसी को इन्होंने क्या बोला है, सेल थ्योरी बोला है। इसमें जो उन्होंने उत्पाद बोला है मतलब कोशिकांग की बात करी है, सेल ऑर्गेनल की बात करी है। जो कोशिका होती है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो अलग अलग घटकों से होता है, जिन्हें क्या बोला गया है, सेल ऑर्गेनल बोला है। इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ लो अभी कि सेल जो होती है वो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना, वही सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इस कोशिका सिद्धांत में एक अपवाद देखने को मिलता है, एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है वायरस का। वायरस जो होते हैं एक अकोशिकीय होते हैं। वायरस जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। मतलब वायरस शरीर के बाहर होते हैं तो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, और जब वायरस शरीर के अंदर होते हैं तो वो सजीव मतलब एक्टिव की तरह व्यवहार करते हैं। बाहर तो डेड होते हैं, शरीर के अंदर आने के बाद में एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए जो कोशिका सिद्धांत था, सेल थ्योरी थी, उसके अंदर हमको एक अपवाद देखने को मिलता है, वो है वायरस का। ये क्लियर हो गया आपको। ये चीज़ भी ध्यान रखना, जब भी हम कोशिकांग की बात करेंगे, सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे, तो सेल के छोटे छोटे अंगों की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी छोटे छोटे अलग अलग अंगों से मिलकर बनी है। लीवर है, पेनक्रियास से, अलग अलग छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी हुई है। उसी तरीके से सेल जो होती है इसके भी छोटे छोटे अलग अलग अंग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर प्लांट कोशिका आती है, प्लांट सेल आती है और एनिमल सेल आती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के अंग जो होते हैं कोशिकांग, उनको हमको डिस्कस करना है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सेल वॉल आती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल, रिक्तिका और क्रोमोसोम। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमको इसमें डिस्कस करना है, और हम दोनों को कंपेयर भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम सेल का अंग ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है, ये पौधों, जीवाणु और फंगस की सबसे भारी सतह होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है। एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेल वॉल जो होती है ये कोशिका सेल को एक निश्चित रूप जो है वो प्रदान करती हैं। सेल वॉल जैसा कि हमने बताया कि प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती हैं, तो ये पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करती हैं। इसीलिए पौधों का इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसकी खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही करी है, सेल वॉल की। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती हैं। वहीं फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती हैं, और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। इन दोनों के यहाँ पर मिक्स होने की वजह से इसे पेप्टिडोग्लाइकन के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैक्टिन भी कहते हैं। सेल वॉल के अगर हम फंक्शन की बात करें, कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका की सेल की एक कठोर सरफेस होती है जो कि कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करने का काम करती हैं। इसी के साथ साथ सेल वॉल जो है वो सेल को बाह्य वातावरण से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनल की बात करें तो उसमें आता है नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एनिमल सेल की सबसे भारी सरफेस होती हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। प्लांट सेल के अंदर ये दूसरी सरफेस होती हैं, वहीं एनिमल सेल की ये सबसे भारी सरफेस होती हैं। कोशिका के बाहर चारों तरफ एक पतली लचीली मुलायमदार झिल्ली पाई जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली
बेसिकली लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, मतलब फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, वसा और प्रोटीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः फैट से मिलकर बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सारे जीवों में उपस्थित होती हैं। इसकी खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही करी थी। इसका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये एक सेल से दूसरी सेल तक जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है, संचार करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव की। तो कोशिका द्रव को समझें उससे पहले समझ लो कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है, इनमें हमको अंदर की तरफ में एक केंद्रक देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म, ये कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन अभी हमने पढ़ा, वहाँ से जो न्यूक्लियस है, मतलब उसकी आउटर जो सरफेस है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बीच में एक भरा हुआ तरल पदार्थ होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य कहते हैं। सेल के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, जितने भी उसके ऑर्गेनल है, वो सभी इसी पर तैरते रहते हैं। इसकी खोज भी रॉबर्ट हुक ने करी है। बेसिकली साइटोप्लाज्म जो होता है वो जल और नमक से मिलकर बना होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें, कोशिका द्रव्य के कार्य की, किसका काम क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है? कोशिका को ह्यूमिडिटी मतलब नमी प्रदान करता है। इसी के साथ साथ कोशिका में पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन मतलब संचार करने का काम भी करता है। हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो दो तरीकों से किया जाता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एक होता है वायुवीय श्वसन और दूसरा अवायुवीय श्वसन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायुवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, वहीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायुवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो दो तरीके के श्वसन होते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है और दूसरा जो होता है वो आगे पढ़ने वाले हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अवायुवीय श्वसन होता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में होता है, वहीं दूसरा श्वसन जो होता है वायुवीय श्वसन एरोबिक श्वसन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। कोशिका द्रव्य से 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। एटीपी का यहाँ पर मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे करेंसी ऑफ एनर्जी या फिर बायोलॉजिकल एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें कोशिका के अंग जो होते हैं वो तैरते हुए रहते हैं, और इसका काम क्या होता है? कोशिका को ह्यूमिडिटी देना, नमी देने का होता है। आगे बात करते हैं केंद्रक की, न्यूक्लियस की। तो फ्रेंड्स, हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक केंद्रक देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर से हट के होता है। केंद्रक जो होता है वो एक केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कायरोलॉजी कहा जाता है। ये भी एग्जाम के अंदर एक बार पूछा गया था। केंद्रक की खोज किसने करी है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी है। केंद्रक जो होता है ये जंतु कोशिका का एक सबसे बड़ा भाग होता है। इसी केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है ये कोशिका की, सेल की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसे कोशिका का मैनेजर कहते हैं या फिर कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसी केंद्रक को, इसी न्यूक्लियस को जेनेटिक हब भी कहा जाता है, आनुवांशिकता का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ही जेनेटिक गुण जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो स्तनधारी होते हैं, मैमेलिया होते हैं, उनमें लाल रक्त जो कोशिका पाई जाती हैं, जो कि हम ब्लड वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, रेड ब्लड सेल, ये एक इस तरीके की सेल होती है जिसके अंदर हमको केंद्रक मतलब न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता है? तो वो कौन सी है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ब्लड में हम डिस्कस करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारा डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं, इसीलिए एक टाइप की ऐसी सेल है जिसके अंदर केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता है स्तनधारियों की
लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। क्लियर? न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको इसको अच्छे से डीप में समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि यहाँ पर बेस्ड होगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होंगे तो आगे भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम जो होते हैं, गुणसूत्र, वो पाए जाते हैं। अब ये क्रोमोजोम क्या होते हैं? क्रोमोजोम जो होते हैं बेसिकली ये धागेनुमा एक संरचना होती है जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं। जब सेल डिवीजन होता है तब ये धागेनुमा संरचना जो होती है ये ब्रेक हो जाती है, मतलब खंड में बढ़ जाती है। उसी को क्या बोला जाता है? क्रोमोजोम बोला जाता है। इन्हीं क्रोमोजोम के अंदर डीएनए जो होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है, एसिड, वो पाया जाता है। क्लियर? डीएनए जो होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए के तंतुनुमा अणु जो होते हैं, एक लंबे अणु जो होते हैं, लंबे मॉलिक्यूल, वो उपस्थित होते हैं। हर एक गुणसूत्र, हर एक क्रोमोजोम के अंदर डीएनए का एक लंबा अणु जो होता है वो मौजूद होता है। क्लियर हो गया? तो डीएनए क्या हो गया? जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र मतलब क्रोमोजोम में पाया जाने वाला एक तंतुनुमा अणु, मतलब एक लंबे अणु को डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए जो है वो उपस्थित होता है। क्लियर हो गई बात? ये जो डीएनए होता है ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपटा हुआ होता है। किस प्रोटीन के? हिस्टोन प्रोटीन। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। डीएनए किस प्रोटीन के चारों ओर लपेटा हुआ होता है? हिस्टोन प्रोटीन के। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये क्रोमोजोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी सही। ये यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसी में ही देखने को मिलता है। जो एक कोशीय जीव की सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक, उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो उपस्थित नहीं होता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जब अंतर डिस्कस करेंगे उस समय। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो हमने ये डिस्कस किया केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर एक लंबा अणु होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? डीएनए बोल रहे हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इस डीएनए की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, या तो फिर ऐसा बोल लो, क्रोमोजोम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम जीन बोलते हैं। ये एग्जाम के अंदर ये हमको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा कि जीन किसे बोलते हैं, डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोजोम क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको अच्छे से इसको समझाया है। आगे हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमने केंद्रक न्यूक्लियस को अच्छे से डिस्कस किया। अब बात करते हैं इस केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ ही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ, वो इसी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म अभी हमने पढ़ा और न्यूक्लियोप्लाज्म हमने अभी पढ़ा, इन दोनों के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। इसकी खोज किसने करी थी? पुरकिंजे और डिजॉर्डिन ने करी थी। प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य, ये एक रंगहीन द्रव्य होता है और इसमें 80% जो होता है बेसिकली पानी होता है। इसे कोशिका की आत्मा कहा जाता है। तो कोशिका की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, जीव द्रव्य को कहा जाता है। अगला कोशिका का अंग लेते हैं हम, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन क्रिया को संपन्न करना होता है। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करना होता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, दो टाइप की हमने रेस्पिरेशन की बात करी थी, एरोबिक और अनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, वायुवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर सीधे पूछते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किस में कंप्लीट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अल्टमान और फ्लेमिंग नामक दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी थी। शुरुआत में अल्टमान ने इसे किस नाम से बताया था? बायोप्लास्ट के नाम से। बाद में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम फंक्शन की बात करें तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायुवीय श्वसन ये क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी कारण से कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितनी? 36 एटीपी का। ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर हम देखें तो C6H12O6 प्लस O2, तो यहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और जल बनता हुआ दिख रहा है, प्लस एटीपी ऊर्जा यहाँ पर रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को ही केप्स चक्र के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एक खास बात और है, अभी हमने बात करी थी डीएनए की। तो डीएनए जैसा कि हमने देखा था केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में केवल मदर का डीएनए पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही हमको डीएनए देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए देखने को मिलता है, जो कि किसका होता है, मदर का डीएनए होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया हमने अच्छे से डिस्कस किया। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम क्या होता है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करना होता है और भोजन का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा जो है वो निर्मित होती है। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एग्जाम के अंदर। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रादव्य जालिका या फिर कोशिका जालिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म, उसमें पाए जाने वाली नलिका के समान एक संरचना होती है। ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली होती हैं। न्यूक्लियस जो होता है वहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक फैली हुई होती हैं। ये न्यूक्लियस को क्या करती हैं, इंटरनल सपोर्ट जो है वो प्रदान करती हैं। इसीलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फैट और प्रोटीन दोनों के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करता है। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, न्यूक्लियस को एक सपोर्ट, एक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी वजह से इसे केंद्रक का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये केंद्रक के, इस केंद्रक के चारों ओर जो है हमको देखने को मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उससे थोड़ा दूर जो हमको यहाँ पर दिख रहा है ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए, रफ वाले में क्या होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, बट राइबोसोम जो होता है ये इसके अंदर पाया जाता है, इसी कारण से ये खुरदुरा हो जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की उपस्थिति होने के कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है बेसिकली प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम किस में पाया जाता है, RER में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहीं ACR की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसमें वसा का निर्माण जो है वो देखने को मिलता है, इसीलिए इसे फैट फैक्ट्री कहते हैं। देखो भैया, रफ वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री, और स्मूथ वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, फैट फैक्ट्री। फैट जो होता है, वसा जो होता है वो एकदम बिल्कुल मुलायम होता है, स्मूथ होता है, तो उससे आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कोशिका में, सेल में प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पर बनता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा दे दिया राइबोसोम और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। तो भैया, राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, उसी को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। पर अगर राइबोसोम ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या टिक करते, RER टिक करते, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादव्य जालिका। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर ही तो राइबोसोम होता है, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर? तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाइए और दिमाग के अंदर फिट करते जाइए। क्वेश्चन आपका यहीं से ही पूछेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बात करते हैं, अभी हमने जो पढ़ा राइबोसोम की। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये कोशिका मतलब सेल का सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर पाया जाता है।
प्रतिकेंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका, इन दोनों के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये पाया जाता है। इसी के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। राइबोसोम की खोज किसने करी है? पेलाडे ने करी है। पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी है। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन बनाने में सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री या फिर इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन अणु के बनने की प्रक्रिया। ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं फ्रेंड्स, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर पाया जाता है। मतलब ये राइबोसोम जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है 70S। और 80S की बात करें तो ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। मतलब ये राइबोसोम मानव ह्यूमन में पाया जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस रिफर कर रहा है टू स्वेटबर्ग्स यूनिट फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मतलब एस जो है यहाँ पर एक यूनिट है, एक इकाई है, और ये केवल आकार का माप है। ठीक है, इतना समझ लो, ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है। तो 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, एक कोशीय जीव जो होते हैं एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनके अंदर, और 80S राइबोसोम जो होते हैं वो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। राइबोसोम की बात आ रही, मतलब प्रोटीन की बात हो रही है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज जो है किसने करी थी? डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक ने करी थी। और ये सिर्फ केवल जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो पाया जाता है। मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो भरा हुआ होता है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम क्या करता है, जब भी ये पानी वाले भाग के कांटेक्ट में आता है तो उसे क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब वाटर को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। हमारी बॉडी में हमारी कोशिका के दो फेज होते हैं। पहला फेज जब कोशिका बढ़ रही होती है, मतलब बचपन में। तो जब कोशिका बढ़ने की अवस्था में होती है तो अगर बॉडी में कहीं से बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको किल कर देता है। और दूसरे फेज जब बॉडी जो होती है वो बूढ़ी हो जाती है, मतलब मरने की अवस्था में आ जाती है, तब उस टाइम पर लाइसोसोम क्या करता है? फट जाता है, जिससे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाता है और कोशिका द्रव में मिलकर, जो कि वाटर और सॉल्ट का ही बना होता है, उसमें पूरी तरीके से फैल जाता है और सारी कोशिकाओं को क्या कर देता है? मार देता है, नष्ट कर देता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या फिर परमाणु बम भी कहा जाता है। क्लियर? ये क्या करता है? सेल में जो टूटे फूटे अंग होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। समझ में आया आपको? लाइसोसोम जो है इसका काम क्या होता है? इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, परमाणु बम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको भी पूरा बता दिया। पानी के कांटेक्ट में आने पर ये क्या करता है? पानी को नष्ट कर देता है। और हमारी सेल के अंदर कोशिका द्रव्य होता है जिसमें वाटर होता है, तो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो सेल को खत्म कर दिया। इसी वजह से इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करता है? कोशिका में जो टूटे फूटे अंग होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने करी थी। इसीलिए इसका नाम जो है गोल्जी बॉडी रखा गया। गोल्जी बॉडी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन और अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। इसीलिए इसको कोशिका का पोस्टमैन कहते हैं। सेल का पोस्टमैन किसको बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को बोलते हैं। ये प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम भी करता है, इसीलिए इसको कोशिका की माँ भी कहते हैं। इसी के साथ साथ गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम का निर्माण मतलब फॉर्मेशन भी करता है। तो गोल्जी बॉडी क्या है, समझ में आ गया आपको? प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रिका की, न्यूक्लियोलस की। तो केंद्रक के अंदर हमको एक गोल संरचना देखने को मिलती है जो कि क्या होती है? केंद्रिका होती है। न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। इसकी खोज किसने करी थी? फोंटाना नामक एक वैज्ञानिक ने करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की। तारक काय बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये सेल के अंदर। क्या है इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, सेंट्रोसोम जो होता है, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सूरज जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरीके से ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इस सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं? तारक केंद्र, जिन्हें सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है।
जो सेल डिवीज़न वाला आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल डिवीज़न जो होता है, कोशिका विभाजन, उसमें ये मदद करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल शब्दों में हम बात करें, सेंट्रोसोम जो होते हैं ये वह अंग होते हैं जिसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, तारक केंद्र होते हैं। इसकी खोज किसने करी है? बोवरीनेस की खोज करी है। कोशिका को ये क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक संरचना प्रदान करते हैं सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटाइड्स जो होते हैं उनको भी अलग करने का काम करते हैं। क्रोमेटाइड्स क्या होते हैं? जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये 2 लंबी लंबी जो ब्रांचेस दिख रही है हमको, ये होती है क्रोमेटाइड्स। तो कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंट्रोमेयर, वो बीच में से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सेंट्रियोल जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कैसे खींचते हैं, कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यह डिवीज़न कैसे होता है, ये सब हम सेल डिवीज़न के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना दिमाग में रखिए, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटाइड्स को ये क्या करते हैं, अलग कर देते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें अब्सेंट होते हैं। उच्च पौधों की कोशिकाओं में सेंट्रियोल जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रियोल होते ही हैं, प्लांट सेल के अंदर जो छोटे पौधे होते हैं उनमें किसी किसी में सेंट्रियोल जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, बट जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं होते हैं। और यहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सेल डिवीज़न में आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। इसे तारक केंद्र या तारकाई भी कहते हैं। सेंट्रोसोम केंद्रक के अंदर एक बेलनाकार संरचना होती है जो कि कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आगे बात करते हैं प्लास्टिड मतलब लवक की। लवक जो है, प्लास्टिड जो है, केवल और केवल प्लांट सेल और शैवालों में ही देखने को मिलता है। ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है, कोशिकांग होता है। एनिमल सेल के अंदर लवक जो है, प्लास्टिड जो है, वो नहीं देखने को मिलता है। प्लास्टिड का काम क्या होता है? भोजन के निर्माण और उसको संग्रहण करने का काम होता है, स्टोर करने का काम होता है। 3 तरीके के होते हैं ये, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोला जाता है इनको वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये पौधों में रंग प्रदान करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट जैसे चुकंदर का रंग, टमाटर का रंग, गाजर का रंग, पपीते का रंग, वो इसी के कारण होता है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसमें कोई भी रंग हमको देखने को नहीं मिलता है, ये रंगहीन होता है। ये सर्वाधिक मात्रा में पौधों के जड़ों में उपस्थित होता है। वहीं हरित लवक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की, तो पौधों का जो हिस्सा प्रकाश में रहता है उसमें हरित लवक जो है वो पाया जाता है। मतलब पौधों के हरे भाग में ये हमको देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो हरित लवक में ही होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। किसे? क्लोरोप्लास्ट को। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है, तत्व होता है, वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। हरित लवक के अंदर पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि वास्तव में भोजन बनाने का काम करता है। इसीलिए इसे कोशिका का रसोइया कहते हैं। तो समझ में आया आपको? क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पौधों में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। या फिर ऐसा पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर आपसे, इनमें से कौन एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है? तो वो कौन है? प्लास्टिड, लवक। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिक्तिका की। इसे बोला जाता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं ये पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग होता है। प्लांट सेल होती है, उसके अंदर सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है वैक्यूल का। ये एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है, बट छोटे आकार में। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है। रिक्तिका के कारण ही पादप कोशिका का आकार जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। बेसिकली ये कोशिका का खाली भाग होता है, इसीलिए इसे कोशिका की खाली जेब कहते हैं। सेल की खाली जेब किसे कहते हैं? रिक्तिका वैक्यूल को। आगे बात करते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो सेल के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमको क्रोमेटिन थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। लंबे लंबे रेशेदार धागे देखने को मिलते हैं। और ये जो धागे संरचना होती हैं ये डायरेक्टली हमको दिखाई नहीं देती हैं। जब केंद्रक का विभाजन होता है, सेल डिवीज़न होता है, उस समय
ये महीन धागे जैसी संरचना हमको दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स कहा जाता है। ये क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उन्हीं की बात हो रही है। क्रोमेटिन थ्रेड्स जब छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वही डिस्कस करेंगे, क्रोमोजोम को ही। गुणसूत्र। तो क्रोमोजोम क्या होते हैं, हर एक कोशिका के केंद्रक में मिलने वाली धागेनुमा संरचना क्या कहलाती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं। इसकी खोज किसने करी थी, हॉफमिनिस्टर और स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। क्रोमोजोम जो होते हैं गुणसूत्र, ये कोशिका विभाजन जब सेल डिवीजन होता है उस समय हमको मध्यावस्था के दौरान दिखाई देते हैं। ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, जब सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उस समय मध्यावस्था के दौरान हमको ये दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोजोम, ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए जो होते हैं ये गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं और अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपेट के रखते हैं। तो गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर हुआ ये, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ये हो गया क्रोमोजोम। ठीक है, इसका जो मुख होता है ऊपर का उसको बोलते हैं टेलोमर्स। सेंटर वाले पार्ट पे जो हमको सर्कल दिखाई दे रहा है ये होता है सेंट्रोमर, ये होता है सेंट्रोमेयर, जो कि दोनों हिस्सों को कनेक्ट करके रखता है, सेंट्रोमेयर। और दोनों रेशे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है सिस्टोक्रोमेटाइड्स, इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटाइड्स। इन रेशों के अंदर हमको डीएनए देखने को मिलता है जो कि एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, और ये डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया क्रोमोजोम का। अब समान प्रजाति के जीवों में जो क्रोमोजोम गुणसूत्र की संख्या होती है वो समान होती है। क्रोमोजोम जो होते हैं ये आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इनको आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहा जाता है, क्रोमोजोम को। ठीक है, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है क्रोमोजोम जो है वो पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़ी। अब इसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, मतलब समान होते हैं, महिलाओं में और पुरुष में दोनों में ये बिल्कुल समान होते हैं। पर एक जोड़ी जो होता है वो अलग होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग होता है। वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है, जो कि पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है। महिलाओं में बात करें तो 2 एक्स क्रोमोजोम, वहीं पुरुषों में बात करें एक होता है एक्स क्रोमोजोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोजोम, मतलब XY। क्लियर, महिलाओं में XX क्रोमोजोम और पुरुषों में XY क्रोमोजोम। ठीक है, कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं, कुल होते हैं 46। मैंने आपको बताया था क्रोमोजोम जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े, तो दुगना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र होते हैं। और जोड़े के रूप में देखें तो 22 जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं और एक जोड़ा जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। आगे देखिए, अब हम डीएनए की बात करेंगे। अभी तक तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा और हमको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन हमको वैसे ही पूछ रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए क्या है, हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, मतलब यह एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। अब ये पदार्थ कौन कौन से हैं इनको भी हम देख लेते हैं। तो ये शर्करा, एसिड, अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस प्रकार की पेंटोस शर्करा जो है वो पाई जाती हैं। कौन सी, डीऑक्सीराइबोस प्रकार की पेंटोस शर्करा। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। वहीं एसिड की बात करें, अम्ल की, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। वहीं बेस की बात करें, क्षार की बात करें, तो इसमें नाइट्रोजनी क्षार जो है वो पाया जाता है। इसमें 4 प्रकार के हमको बेस देखने को मिलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये 4 प्रकार के हमको बेस जो है वो देखने को मिलते हैं। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहीं साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 4 बेस की जो हमने बात करी है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन की, जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये 4 बेस होंगे, बट 3 तो सेम होंगे, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया है जिससे कि आपको वहाँ पर समझ में आए। डीएनए की बात कर रहे हैं हम, तो डीएनए का मॉडल जो है वो क्रिक और वॉटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डीएनए की संरचना की बात करें तो द्विकुंडलित मतलब डबल हेलिक्स संरचना हमको देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डीएनए जो होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है,
केंद्रक में तो पाया जाता है, हमने डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, वहीं हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों में डीएनए पाया जाता है। सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर छाप लेना है। इसी के साथ साथ जीवाणु में केंद्रक के अलावा डीएनए जो है वो पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीन की। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी से हम इनको भी कवर कर लेते हैं। डीएनए की न्यूनतम लंबाई जो विशिष्ट लक्षणों को धारण करती हैं क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती हैं। जीन की खोज किसने करी थी? ये इंपॉर्टेंट है। जोहानसन ने इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। जीन जो होता है वो किससे बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन्हीं जीनों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, जेनेटिक गुण जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। जीन जो होते हैं ये हेरेडिटी मतलब आनुवंशिकता की इकाई होती है, यूनिट होती है। जीन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और आनुवंशिकता हेरेडिटी के पितामह के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जीन से रिलेटेड, जिनसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब आरएनए को भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। छोटा सा है पर जल्दी से कवर हो जाएगा। आरएनए को आपको ऐसे समझना है, देखिए डीएनए क्या करता है? डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक गुणों को स्टोर करके रखता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब इसको ऐसे समझो कि कोशिका में अलग अलग अंग हैं, किसको प्रोटीन की ज़रूरत है ये इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, फिर प्रोटीन का निर्माण करता है और फिर उसको उस जगह तक प्रोटीन को पहुंचाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है आरएनए। अब इसको हम समझते हैं। आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए के बेस में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल जो होता है वो पाया जाता है। डीएनए का जो बेस होता है वो 4 प्रकार का होता है। हमने बात करी थी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल आ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। इसी के साथ साथ आरएनए जो होता है डीएनए के जीन्स को नकल करके व्यापक तौर पे क्या करता है? सर्कुलेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ ही सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको इधर से उधर पहुंचाने का काम भी करता है। क्लियर? अब आरएनए जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है? कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की आवश्यकता है इसका मैसेज लेकर आता है और मैसेंजर का काम करता है एमआरएनए। वहीं आरआरएनए की बात करें तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का कार्य करता है और ये सबसे छोटा आरएनए होता है आरआरएनए। इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। वहीं टीआरएनए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है? उचित स्थान पर प्रॉपर जो प्लेस होती है वहाँ तक प्रोटीन को लाने और ले जाने का काम करता है। तो ये 3 टाइप होते हैं आरएनए के। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रोसेस का नाम होता है जो कि एग्जाम में कभी पूछ ले, इसलिए हम उसको भी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि जो होती है, प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनने की विधि जो होती है उसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। वहीं आरएनए से प्रोटीन बनाने की विधि जो होती है वो होती है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी सेल के सभी इंपॉर्टेंट अंगों को डिस्कस किया। प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के अंदर जितने भी अंग हमको देखने को मिलते हैं ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डीप में स्टडी कर ली है। अब हम थोड़ा सा अंतर डिस्कस कर लेते हैं दोनों में, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बेसिकली हमको डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर हमको सेल वॉल देखने को मिलती हैं, जबकि हमको एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं देखने को मिलती हैं, वहाँ पर एब्सेंट होती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर हमको रिक्तिका जो वैक्यूल होता है उसमें उसका काम क्या होता है? फूड और वाटर को स्टोर करके रखना, और यहाँ पर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ हमको देखने को मिलती है। वहीं एनिमल सेल के अंदर हमको छोटी रिक्तिकाएँ देखने को मिलती हैं, छोटे वैक्यूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर हमको हरित लवक देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। वहीं एनिमल सेल के अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक नहीं देखने को मिलता है। प्लांट का जो हरा कलर होता है
वो इसी क्लोरोप्लास्ट के हरित लवक के कारण ही होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर अगर ये क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो हम हरे हरे दिखाई देंगे, इसीलिए एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो बेसिकली ये अंतर था पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें देखिए हमको सेल वॉल देखने को मिलती है, जैसे कि हमको प्लांट सेल में देखने को मिली थी। सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डीएनए भी देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम भी उपस्थित होता है और क्रोमोसोम भी देखने को मिलते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब आते हैं हम उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम कोशिका के प्रकार डिस्कस कर रहे थे कि कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो इसमें अंतर क्या क्या होते हैं वो अब हमको समझना आसान हो जाएगा क्योंकि हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है ये अविकसित मतलब अनडेवलप्ड कोशिका होती हैं। वहीं यूकैरियोटिक जो सेल होती है ये एक डेवलप्ड सेल होती हैं, एक विकसित कोशिका होती हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं देखने को मिलती है। वहीं केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक में हमको देखने को मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर हमको केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। वहीं यूकैरियोटिक के अंदर हमको केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक, गोल्जी बॉडी, ये सब अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है वो हमको देखने को मिलता है और इसमें कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म, उसमें झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब इसमें उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो मिसोसोम के द्वारा होता है। वहीं यूकैरियोटिक के अंदर जो श्वसन रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में असूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है और इसमें लैंगिक जनन जो होता है वो नहीं होता है। वहीं यूकैरियोटिक में समसूत्री हमको कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है और इसमें लैंगिक जनन जो होता है वो देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये बेसिकली कुछ अंतर था इनके बीच में। अगर ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताता तो आपको समझ ही नहीं आता कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो हम कैसे समझें इसको। तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद में हमने इन दोनों के बीच में अंतर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेल डिवीज़न की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो किस में होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती हैं लार्जेस्ट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो किस में होती है? माइकोप्लाज्मा में होती हैं। ये गैलिस्पेक्टम नामक के परजीवी जीवाणु बैक्टीरिया में उपस्थित होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन की बात करें तो वो कौन सी होती हैं? फीमेल ओवम होती हैं, मादा अंडाणु। इसको एग सेल भी बोलते हैं या फिर हिंदी में डिंब कहा जाता है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन की बात करें तो वो कौन सी है? न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल होती हैं, तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे लंबी अगर कोशिका की बात करें तो नर्व सेल है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है फीमेल ओवम, मादा अंडाणु, जिसे डिंब भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होना, कौन सी बड़ी है और कौन सी लंबी है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन की तो वो होता है शुक्राणु, स्पर्म। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन की बात करें तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? त्वचा है हमारी, स्किन। सेकेंड नंबर पर आता है लार्जेस्ट ऑर्गन यकृत मतलब लीवर। लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन की बात करें सबसे लंबे की तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नाम भले छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट है सबसे लंबी। 6.25 मीटर से लेकर 7 मीटर तक होती है ये। स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन की बात करें तो वो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। इसका वजन 0.4 ग्राम होता है। ये सबसे छोटा ऑर्गन होता है ह्यूमन का, पीनियल ग्लैंड, जिसे ह्यूमन की तीसरी आंख भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? सेंटर ऑफ द ब्रेन। एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है। ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन पीनियल ग्रंथि।
तो ये सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमको पता होना चाहिए, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो फैक्ट वाली चीज़ें होती है ना, ये आप कैसे याद रख सकते हैं, ये आप ऐसे याद रखो कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या जिससे भी आप मिलते हो उनसे आप ये क्वेश्चंस पूछो बार बार। तो पूछने से क्या होगा, वो चीज़ें आपको भी याद हो जाएगी। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, इसको आप यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इससे आपको जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सेल स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम सेल डिवीज़न की, कोशिका विभाजन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन क्या होता है। देखिए, एक कोशिका अपने आप को विभाजित कर कर बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न बोलते हैं, कोशिका का विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन के बारे में विर्चाऊ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। सेल डिवीज़न जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अमाइटोसिस, जिसे असूत्री कोशिका विभाजन बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीज़न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। और तीसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस सेल डिवीज़न। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमाइटोसिस सेल डिवीज़न, असूत्री कोशिका विभाजन। अमाइटोसिस सेल डिवीज़न जो है ये एक कोशीय जीवों में देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पेरामीशियम, बैक्टीरिया, इनमें देखने को मिलता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होता है दोनों एक साथ विभाजित होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एक साथ विभाजित होते हैं असूत्री कोशिका विभाजन में। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न। ये थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है ये हमारे शरीर में कटे फटे अंगों और घाव को भरने का काम करता है। इस टाइप के सेल डिवीज़न के अंदर एक कोशिका से उसी के जैसी 2 कोशिकाओं का निर्माण मतलब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक पेरेंट सेल से सिमिलर 2 डॉटर सेल का निर्माण जो है फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। अब माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है ये 2 चरणों में पूरा होता है। एक होता है अंतरावस्था, दूसरा होता है सूत्रीय अवस्था। अंतरावस्था के अंदर 3 स्टेप होती है, G1 गैप 1, G2 गैप 2 और तीसरी होती है S मतलब सिंथेसिस। इसको हम डिस्कस करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। देखिए, अंतरावस्था इसमें बेसिकली क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है। बस इस अवस्था के अंदर कोशिका का विभाजन होने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है और ये अवस्था जो चलती है ये 23 घंटे की अवस्था होती है। इस स्टेप में कोशिका का आकार जो होता है, सेल का आकार, सेल का साइज वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो बढ़ने लग जाती है। इस स्टेप में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। ये स्टेप भी 3 चरणों में पूरी होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। क्या होता है इनमें, इसको भी हम समझ लेते हैं। G1 फेज में क्या होता है, ये वृद्धि की पहली अवस्था होती है। इसमें कोशिका जो होती है अपने आकार को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। इस अवस्था में प्रोटीन से DNA का निर्माण जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एस फेज की बात करें तो यह कोशिका के जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है, क्योंकि इसमें DNA की मात्रा को दोगुना किया जाता है। इस स्टेप में DNA से DNA का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो DNA से DNA का निर्माण किस अवस्था में होता है, एस फेज में होता है। G1 फेज में क्या हो रहा है, कोशिका अपने आकार को बड़ा कर लेती है, सेल जो होती है वो अपने आकार को बड़ा कर लेती है। अब बात करते हैं G2 फेज की। इस स्टेप में क्या होता है, DNA से गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है और इसके साथ साथ गुणसूत्रों की संख्या भी दोगुनी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो दुगुनी हो जाती है। तो समझ में आया आपको G1 फेज, G2 फेज और S फेज में क्या क्या हो रहा है। तो ये अंतरावस्था, सेल डिवीज़न होने से पहले उस सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है, DNA से DNA का फॉर्मेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है और गुणसूत्रों की संख्या मतलब क्रोमोसोम की संख्या जो है वो दुगनी हो जा रही है। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस किया इस अवस्था के अंदर। सेकेंड फेज आता है सूत्रीय अवस्था। बेसिकली जो डिवीज़न होता है वो इसी में हमको देखने को मिलता है। वास्तविक कोशिका का विभाजन इसी अवस्था में होता है और ये प्रोसेस पूरी चलती है 1 घंटे की। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस बहुत छोटी होती है, मतलब इसको बोल सकते हैं एंड की प्रोसेस, जहाँ पर कोशिका का फाइनली विभाजन हो जाता है।
वो पार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। बट उस स्टेप में तो जाना पड़ेगा, तो वो पूरी प्रोसेस जो होती है वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर कंप्लीट होती है। और कैरियोकाइनेसिस की स्टेप ही हमको एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से फोकस हो जाना है। कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, तो इस अवस्था में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और इसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का निर्माण मतलब फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस होती है ये 4 स्टेप में पूरी होती हैं। ये 4 स्टेप कौन सी होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं और इन फेज के अंदर क्या घटनाएं घटती हैं ये भी पूछी जाती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम समझें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका एक रिवीजन कराना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये चारों स्टेज जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, हमने सेल की बात करी थी। सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होता है। और न्यूक्लियस की जो आउटर शेल होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर? सेल के अंदर ही हमको सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। ये सेंट्रियोल जो होते हैं बेसिकली बेलनाकार संरचना होती है जो कि ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो सेंट्रियोल होते हैं, इन सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमको कुछ रेज देखने को मिलती हैं। ये जो रेज होती है ये कौन सी रेज होती हैं? एस्ट्रल रेज होती हैं। यह स्पिंडल फाइबर का जो रूप होती है वो धारण कर लेती हैं। स्पिंडल फाइबर मतलब तुर्क तंतु। ये क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक जनरल मैंने आपको ओवरव्यू दिया। इसके बाद हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देखा था। क्रोमोसोम में सेंटर में जो हमको देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और 2 हमको पत्तीनुमा संरचना देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटाइड्स बोलते हैं। तो ये सारी टर्म्स जो है इन चारों अवस्था के अंदर, चारों स्टेज में यूज़ होने वाली है। इसीलिए हमने पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लिया। अब हमको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप आती है प्रोफेज। प्रोफेज जो स्टेज होती है ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की सबसे बड़ी स्टेज होती है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये कि चारों फेज में से सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? तो प्रोफेज होती हैं। इसमें सेल का जो आकार होता है वो बढ़ा हुआ होता है। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो झुंड में दिखाई देते हैं और इस अवस्था में इन क्रोमोसोमों को हम गिन नहीं सकते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? जो सेंट्रियोल होते हैं, तारक केंद्र होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं? पोल की तरफ जाने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इसी के साथ साथ केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसकी जो आउटर शेल है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोलस, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती है प्रोफेज के अंदर। ये कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें कोशिका का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है। क्रोमोसोम को हम गिन नहीं सकते हैं। सेल के अंदर उपस्थित सेंट्रियोल जो होते हैं, तारक केंद्र जो होते हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं और पोल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और पोल की तरफ जाने लग जाते हैं, मतलब ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोलस जो होती है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है मेटाफेज, मध्यावस्था। इस स्टेज में क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या होते हैं? दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्टेप में सेंट्रियोल जो होते हैं वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, मतलब अपने स्थान पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और इन सेंट्रियोल से हमको एक पतले पतले धागे जैसी संरचना देखने को मिलती है, मतलब स्पिंडल फाइबर जो है वो देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये जो आपको पतले पतले यहाँ पर डैश डैश लाइन देखने को मिल रही है, इनको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। तो इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर का कंप्लीट फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर को तुर्क तंतु बोलते हैं। इसी के साथ साथ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मूव करके स्पिंडल फाइबर तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे क्रोमेटाइड्स जो होते हैं वो इस प्रकार घूमते हैं कि अपनी इक्वेटर लाइन पर पोजीशन बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर होता है, तुर्क तंतु, वो क्या करता है? इन क्रोमेटाइड्स को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देता है। सेल डिवीजन की ये वो स्टेज होती है जहाँ पर क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है या फिर देखा जा सकता है, मतलब इसकी स्टडी की जा सकती है। तो एग्जाम के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेल डिवीजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है या फिर उनको देखा या फिर गिना जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? मेटाफेज होती है। तो जल्दी से एक बार और हम समझते हैं मेटाफेज में क्या हुआ। जो सेंट्रियोल थे वो पोल्स पर पहुंच जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है,
स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इन क्रोमेटाइड्स को मतलब इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम, ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर इक्वेटर लाइन पर व्यवस्थित रूप से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटाफेज कंप्लीट होता है। इसके बाद अगली स्टेप आती है एनाफेज। सेल डिवीजन की ये जो स्टेप होती है ये सबसे छोटी स्टेप होती है। सबसे बड़ी स्टेप कौन सी होती है, प्रोफेज होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, एनाफेज होती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्या करता है, इन क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटाइड्स को ध्रुवों की ओर क्या करता है, खींच लेता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में, जो सेंट्रोमेयर होती है, क्रोमोसोम जो होता है उसका सेंटर वाला पार्ट जो होता है सेंट्रोमेयर, वो स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटाइड्स जो होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेप में इन क्रोमेटाइड्स पर कोई भी आवरण मतलब कवरिंग हमको नहीं देखने को मिलती है। तो एनाफेज समझ में आया आपको। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है सेंट्रोमेयर, वो स्प्लिट हो जाता है। तो ये तीसरी स्टेप कंप्लीट होती है, एनाफेज। चौथी स्टेप की बात करते हैं जो कि आती है टेलोफेज। टेलोफेज जो होती है ये कैरियोकाइनेसिस की सबसे लास्ट स्टेप होती है। इस स्टेप में क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर हमको एक आवरण देखने को मिलता है, कवरिंग देखने को मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस स्टेप में जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसके अंदर हमको दो केंद्रक मतलब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और स्पिंडल फाइबर था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है और इस प्रकार कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो पूरी हो जाती है। तो टेलोफेज के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम के ऊपर एक आवरण आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक कोशिका एक सेल के अंदर हमको दो केंद्रक का निर्माण मतलब फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये होता है टेलोफेज के अंदर। तो ये वो चारों स्टेप जो हमने अच्छे से डिस्कस करी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एक कोशिका होती है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, वो आती है अगली स्टेप जो कि होती है साइटोकाइनेसिस की। वही हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने माइटोसिस सेल डिवीज़न के अंदर जो सूत्रीय अवस्था होती हैं जिसके अंदर हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेप को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसी के अंदर सेकेंड जो स्टेप आती है साइटोकाइनेसिस, अब हम उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो बेसिकली दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो टेलोफेज की आखिरी प्रोसेस हमने अब डिस्कस करी, उसके अंदर एक सेल के अंदर हमको दो केंद्रक का निर्माण देखने को मिला। तो वो सेल जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण जो है फॉर्मेशन हमको साइटोकाइनेसिस में देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमारी समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से एक पेरेंट सेल से हमको दो सिमिलर डॉटर सेल का निर्माण होते हुए दिखता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रोसेस सेल डिवीज़न का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इन सारी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि किस स्टेज में केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक का निर्माण, केंद्रक का फॉर्मेशन, जो न्यूक्लियस होता है उसका फॉर्मेशन किस में होता है, कौन सी स्टेज सबसे छोटी होती है, कौन सी स्टेज सबसे बड़ी होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम मियोसिस सेल डिवीज़न की, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की। तो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है, ये केवल हमको रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ही देखने को मिलती हैं, केवल जनन कोशिकाओं में ही देखने को मिलती हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि मियोसिस सेल डिवीज़न जो है मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस तरीके की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो जनन कोशिका मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। क्लियर। इस विभाजन में, इस सेल डिवीज़न में क्या होता है, इस डिवीज़न में बनने वाली जो कोशिका होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो पैतृक कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। और इस प्रकार के विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। 2 चीज़ें जो दिमाग में रखना है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी हो जाती है और एक सेल से 4 सेल का निर्माण मतलब 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। दुनिया का जो फॉर्मेशन है वो इसी कोशिका विभाजन से हुआ है। इसकी खोज किसने करी थी, बीजमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो मियोसिस सेल डिवीज़न होता है ये 2 स्टेज में पूरा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मतलब अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। इनको भी हम देख लेते हैं। जो अर्धसूत्री 1 होता है, मियोसिस 1, ये जो प्रोसेस होती है ये 5 भागों में विभाजित होती है। ये 5 स्टेप कौन कौन सी होती हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिंग,
डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 भागों में बटी हुई होती हैं। तो ये 5 भागों में बटी होती हैं अर्धसूत्री वन की प्रोसेस। इनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। लिप्टोटीन में क्या होता है, इसमें माता और पिता के क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक धागे नुमा संरचना मतलब एक झुंड में दिखाई देते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, माता और पिता का क्रोमोसोम जो होता है जो कि एक धागे नुमा संरचना में होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, एक साथ जोड़ा बना लेते हैं और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, होमोलेगस स्टेज बोलते हैं। इसके बाद आती है पैकेटिंग। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में माता पिता के क्रोमोसोम आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं और इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसके बाद आती है डिप्लोटीन। इस अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम दूर दूर जाने लगते हैं और माता पिता का क्रोमोसोम एक दूसरे क्रोमोसोम पर अपना डीएनए छोड़ देता है और इसे कियाज्मेटा कहा जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा बच्चों के अंदर माता पिता के लक्षणों का स्थानांतरण होता है डिप्लोटीन में। एंड लास्ट होती है डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में क्रोमोसोम जो होता है वो 2 भागों में बंट जाता है। तो ये हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कवर करी। अर्धसूत्री वन के अंदर जो अवस्था होती है वो 5 भागों में बटी हुई होती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिंग, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इनसे आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसके बाद अर्धसूत्री 2 होता है, यह समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होता है। तो ये क्लियर हुआ आपको। मियोसिस, सेल डिवीज़न, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ये किस तरीके की कोशिकाओं में मतलब सेल्स में देखने को मिलता है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। केवल और केवल रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिकाओं में। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो किस चीज़ की बनी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। जीव द्रव्य जो होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीकरण के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा निकलती है ATP। तो यहाँ पर CO2 और H2O। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा प्राप्त है किसको, अंतःप्रद्रव्य जालिका को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है, तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को पहले जो नाम दिया गया था वो दिया गया था बायोप्लास्ट। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीसोम F1 कण पाया जाता है। ऑक्सीसोम जो है F1 कण, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर 70S राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं और मनुष्यों में 80S। कोशिका विभाजन मतलब जो सेल डिवीज़न होता है उसमें कोशिकांग स्पिंडल जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, उनका निर्माण करता है, कौन करता है, सेंट्रोसोम करते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स सेल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन आपका 100% इसी में से पूछा जाना है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो इतना डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं, इसीलिए हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फालतू की नहीं दी है। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली, ये छोड़ दी। कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको। हर एक लाइन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। एक एक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन जो है वो निकल कर आता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है हमारा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में आपको 100 क्वेश्चंस दिए हैं सेल्स के ऊपर, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल का नाम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। यहाँ पर सी आंसर। कौन सी रचना जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल को प्लांट सेल से विभेदित करती हैं। राइबोसोम दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, सेंट्रोमियर भी दोनों में होता है, सेंट्रियोल जो होता है ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो यहाँ पर बी आंसर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है,
जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। सी आंसर। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर गोल्जी कॉय? तो प्लास्टिड जो होता है इन सभी में सबसे बड़ा कोशिकांग है। सी आंसर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो सेल के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और लेते हैं हम क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं मतलब प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है और यह सिर्फ प्लांट सेल में ही उपस्थित होता है, एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं। कौन करती हैं? कोशिका भित्ति सेल वॉल। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो कोशिका के अंदर जो घना जाल होता है नलियों का वो क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, अंतःप्रादव्य जालिका कहलाती है। डी आंसर। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम में, जो कि कहाँ पर उपस्थित होता है? अंतःप्रादव्य जालिका में ही उपस्थित होता है। हमने इसको पढ़ा था। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो प्लांट सेल में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही। सेल वॉल, लवक की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, ये भी उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं भी होती है, मतलब उपरोक्त सभी। डी आंसर। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? रेस्पिरेशन का जो काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बी आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं। मॉक टेस्ट में मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस दे रखे हैं, 100 क्वेश्चन हैं। आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। सेल वाले टॉपिक से 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। बस अच्छे से मेहनत करते रहो, 100% आपको सफलता मिलेगी।